Hello everyone, this is your chapter number 9, Environment and Sustainable Development of Indian Economic Development book for class 12th. This is a part 2 of this chapter by Ms. Divya Saraswat, and in this video we are going to know about state of India's environment. Okay, so topics to be covered through this video are state of India's environment, challenges to India's environment, जो कि क्या है, land degradation, deforestation, soil erosion, biodiversity loss and air pollution. These all are the topics which you all have learned in your previous classes, और ऐसा कुछ भी नहीं है that you are going to learn it new. Okay, so let us know further about that. So state of India's environment. State of India's environment, before proceeding to that, हम लोग एक बार खुद सोचते हैं what India is having in environment. India is having abundant resources of natural resources की बात करूँ मैं अगर तो क्यों क्योंकि हमारे पास mountain ranges हैं, we are having hundreds of rivers and its tributaries, we are having plenty of mineral deposits also, rich qualities of soil, different types of soils है हमारे पास basically, forest भी हमारे पास, so we are having so many things in nature. Now in all of that कुछ points जो हैं वो यहाँ पर है, that is the black soil. Black soil जो है which is found in Deccan Plateau, it is particularly suitable for cultivation of cotton. इसकी वजह से यहाँ पर जो भी industries हैं, these are textile industries. So black soil in Deccan Plateau, cultivation of cotton, ये तीन चीजें याद रखना, ठीक है. Now second one is the Indo-Gangetic Plains. Indo-Gangetic Plains जो हैं वो spread हो रखे हैं अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक, ठीक. These are the most fertile and intensively cultivated and densely populated. यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है ये एरिया, ठीक है. कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पर, और ऐसा भी नहीं कि पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशंस भी अच्छी है यहाँ पर. तो इन दोनों की हम पिक्चर्स अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. पहले एक बार थर्ड पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं. इंडियाज फॉरेस्ट जो है, अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट की बात करें तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. ऐसा नहीं है कि हर रीजन में है, नहीं, वो किसी रीजन में बहुत ज़्यादा है, किसी में बिल्कुल नहीं है. इसके दो एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं एक राजस्थान का ले रही हूँ जो हमारा वेस्ट में है, और ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के एरिया का लूँ, तो दोनों के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की मैं बात करूँ तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा लेस है, वेयर एज नॉर्थ ईस्ट में बहुत हाई फॉरेस्ट है, ठीक है. सो बेसिकली द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रीन कवर फॉर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन. हम में से बहुत सारे लोगों को वो ग्रीन कवर देते हैं, ठीक है. एंड नेचर कवर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. बहुत सारी वाइल्ड लाइफ उसके अंदर है, तो उनको भी एक तरह का कवर मिलता है, नेचुरल कवर है उनके लिए. दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू, और अगर हम इंडियन मैप में बात करें, हियर द डेक्कन प्लेट्यू सिचुएटेड बेसिकली द साउथ इन वेस्टर्न एरिया, ठीक है. दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू. प्लेट्यू जो बेसिकली होता है वो माउंटेन्स की रेंज से थोड़ा सा कम होता है एंड प्लेन्स की रेंज से हाई होता है. सो दिस इज योर बेसिकली प्लेट्यू. Next is Indo-Gangetic Plains. Start from Arabian Sea from there and it's up to Bay of Bengal. इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स इसके अंदर आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सो ऑन. तो काफ़ी सारे स्टेट्स इंडिया के इसके अंदर कवर होते हैं. नाउ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन कोर. इसके अलावा ये जो हमारी नेचुरल चीज़ों में हमारे पास, इसके अलावा और क्या है, नेचर के पास हमारे आयरन ओर, कोल, नेचुरल गैस इसी कंट्री के अंदर है. अराउंड 20% ऑफ वर्ल्ड आयरन ओर रिजर्व इंडिया के अंदर है. जो 100% की बात करूं अगर मैं, जो वर्ल्ड के अगर हम काउंट करें तो उसका 20% सिर्फ इंडिया के अंदर है, ठीक है. मतलब कंपैरेटिवली हाई लेवल रखता है इस चीज़ के अंदर. हाउएवर अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है. एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में इसका है हाथ थोड़ा सा. कैसे? थ्रू कटिंग डाउन द ट्रीज, ठीक है, फॉर फ्यूल वो जो भी कट करते हैं. तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड. तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है इससे. चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट. इंडिया के एनवायरनमेंट में चैलेंजेस क्या क्या है? 5 challenges we have going through in that list. तो first one is your land degradation, as you can see in the picture. एक तरह से एक सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो जाती है. कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और प्रोडक्शन
और फूड ग्रेन्स वो रिड्यूस हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन में. So land degradation refers to decline in overall quality of soil या loss of fertility या loss of productivity. ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है. So this is called land degradation. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर टेम्परेचर्स हमारे कई तरह के होते हैं. So various degree we are having. Due to that types of degradation mainly because of unstable use and inappropriate management practices. हम लोग अपने लैंड को प्रॉपर तरीके से यूज कर ही नहीं पाते. ड्यू टू दैट कहीं ना कहीं वी आर द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, सच काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, उससे नुकसान क्या है? व्हाट आर द लॉस ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. जो भी सॉइल के अंदर वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनका लॉस होता है. एंड इट्स ऑल्सो लोअर्स द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. पुअर लैंड यूज प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. जिस तरीके से हम लोग लैंड को यूज करते जा रहे हैं, इट इज अ रैपिड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली जस्ट आपको इनको गो थ्रू करना है. ठीक है, which is present in your NCERT book also. Loss of vegetation occurring due to deforestation, degradation, sorry, due to deforestation. These are the causes of land degradation. Second is unsustainable fuel wood and fodder extraction, shifting cultivation, encroachment into forest land, forest fires, overgrazing, non-adoption of adequate soil conservation measures, improper crop rotation, indiscriminate use of agrochemicals such as fertilizers and pesticides. इसका जो अगर मैं बात करूँ, ये 8th पॉइंट जो हमारा है, इट इज़ बेसिकली वी हैव सीन इन ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, जब हमने HYV सीड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ स्टार्ट कर दिया था. सो बिफोर दैट हम लोग क्या यूज़ करते थे? नेचुरल मैन्योर जो हमारा काऊ डंग से बनता था. सो दैट वॉज समवेयर मोर सॉइल फर्टिलिटी उससे ज़्यादा हमारी रहती थी, मोर प्रोडक्टिव फॉर फूड ग्रेन्स. इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है जो हम लोग विलेजेस में देखते हैं, ट्यूबवेल एंड ऑल. ठीक है, यूजेज ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉस्चर्स, human settlements and industries, open access resource, poverty of the agriculture dependent people. ठीक है, so these are the 12 points. आपको सिर्फ इनको go through करना है. Second is your deforestation. Deforestation has totally disturbed the ecological balance of the country. You all very well know we don't have trees. तो हमारा इकोलॉजिकल जो हमारी वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इम्बैलेंस हो जाती है. सॉइल इरोजन भी हो जाता है. पेड़ नहीं होते तो जो सॉइल होती है वो इरोज करना शुरू कर देती है, यानी कि वो बहना शुरू कर देती है. द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री, एक पर्सन के हिसाब से अगर हम फॉरेस्ट लैंड की बात करें तो इट इज़ योर 0.08 हेक्टेयर. कि होना कितना चाहिए? 0.47 हेक्टेयर. So dangerous consequences for deforestation are chances of more floods. Deforestation अगर होगा तो क्या होगा? More floods, heavy saltations of dam and changes in climate. Deforestation की जब भी बात होती है तो हमें चिपकू मूवमेंट याद आ जाता है, जो हिमालयास के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, राइट. तो ऐसा ही एक मूवमेंट था एपिको, APPIKO, एपिको मूवमेंट, जो कि कर्नाटका में हुआ था. सिमिलर टू दैट मूवमेंट ऑन अराउंड 8 सितंबर 1983 में. वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था. इट वाज सैल्कनी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो वहाँ पर भी लोगों ने फॉर प्रोटेक्ट दैट फॉरेस्ट उन्होंने सेम मूवमेंट करना शुरू किया था. So you can go through in brief of about this in your NCERT book, page number 168, and box is your 9.3. So go through that. We'll discuss that in our class. Now, third one is soil erosion. Soil erosion मैंने भी बताया था, इसका कहीं ना कहीं एक रीजन हमारा deforestation भी है. So deforestation is the main reason of soil erosion. अगर पेड़ों की जो रूट्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को बांध के रखती हैं अपने साथ.
तो अगर आप ट्रीज ही कट कर दोगे, डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन हो जाएगी, तो सॉइल इरोज करना स्टार्ट हो जाएगी. एज पर एस्टिमेट्स, soil is being eroded at a rate of 5.3 billion tons in a year, एक ईयर में, which is in excess of recharge capacity. यानी कि इतना हम उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं जितना कि वो इरोड हो रही है. ठीक है. सो here is data which is present in your book. Loss of 0.8 million tons of nitrogen, soil erosion से ये हो रहा है हमारा नुकसान. Second is 1.8 million tons of phosphorus, 26.3 million tons of potassium. According to the Government of India, the quality of nutrients lost due to erosion each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons. ठीक है. So this is the data about your soil erosion. Now fourth one is your biodiversity loss. Biodiversity basically आपका क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज योर नेचर. नेचर में जो भी आपकी वाइल्ड चीजें हैं उनका लॉस, राइट. Many plants and animal species are threatened by the destruction of their habitat and there is an immediate need for biodiversity conservation. ठीक है. अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो कहीं ना कहीं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन लोगों जितने भी एनिमल्स हैं या स्पीसीज हैं जितनी भी हमारे प्लांट्स की, उनका हैबिटेट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है. देयर इज़ इमीडिएट नीड. हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी सुने हैं, हम स्कूल्स में भी करते रहते हैं इस चीज़ के लिए अवेयरनेस. ठीक है. सो दिस इज़ द मेन थिंग वी हैव टू kept in mind about this. The fifth one and the last one is air pollution. Air pollution is the topic which is very familiar to us. ठीक है. हर ईयर हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग. वी आर हैविंग सो मैनी प्लान्स रिलेटेड टू दैट कि हम एयर पोल्यूशन को डिक्रीज कर पाएँ. और एन इवन स्कीम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, जो कि हम अपने दिल्ली में देखते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. Now in India, air pollution is widespread in urban areas, which is very true. क्योंकि कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में इतने ज़्यादा हमारे ट्रांसपोर्ट नहीं है कंपैरेटिव टू अर्बन एरियाज. सेम फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल, वेयर vehicles are major contributors, and in a few other areas which have a high concentration of industries and thermal power plant. Industries and thermal power plant are the reason फॉर दैट ऑल्सो. थर्मल पावर प्लांट की वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है. जहाँ जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है. ठीक है. द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज्ड. 1951 की डेटा की बात करें तो वहाँ पर अबाउट 3 लाख व्हीकल्स थे, बट नाउ इन 2003 द डेटा इज अप टू 67 करोड़. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारे मोटर व्हीकल्स इंक्रीज हो गए हैं. एंड 2003 के डेटा के हिसाब से बात करें तो जो हमारे पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे खुद के व्हीकल होते हैं, 2 व्हीलर हैं या कार्स हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 80% है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो हमारे इंडिया में हैं. ठीक है. जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है. तो 80% वो व्हीकल्स है जो हमारे पर्सनल है. इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 most industrialized nations of the world. ठीक है. And the CPCB, Central Pollution Control Board, has identified 17 categories of industries इंडिया के अंदर, जो लार्ज और मीडियम स्केल्स के अंदर आती हैं, जो पोल्यूशन में जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नाउ अब अगर मैं बात करूँ CPCB के बारे में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो इट इज़ फ्रॉम 1974 इन इंडिया. इसका जो बेसिक काम होता है, मेन फंक्शन जो होता है, इट इज़ अबाउट द वाटर एंड एयर पोल्यूशन, दोनों को कंट्रोल करने का होता है. ठीक है. सो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर NCERT बुक बिफोर द क्लास. विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द क्लास ब्रीफली. So this is end. Thank you so much for watching this video.